Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss three infections in pregnancy, that is influenza, rubella and Zika virus. So let's start the video with influenza. See, influenza की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब प्रेग्नेंट लेडीज़ को इन्फ्लुएंजा होता है ना, तो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन जो होता है, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से सबसे मैक्सिमम मॉर्टेलिटी होती है. It's a major disorder because pulmonary embolism causing maternal mortality. pulmonary embolism की वजह से maternal mortality होती है. ओके, सो ऑर्थोमिक्सोवेरिडी जो होता है ना, ये एक आरएनए वायरस है जो इसका एपिडेमिक करता है. सी, ये इन्फ्लुएंजा मैटरनल प्रॉब्लम तो कर सकता है, बट ये कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन नहीं करता है, नॉट रिलेटेड विद द कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन. सो वायरेमिया इज इनफ्रीक्वेंट ओनली इन द पेशेंट, बट ट्रांसप्लासेंटल पैसेज इज रेयर. जो ट्रांसप्लासेंटल पैसेज जो होता है, जो बेबी को वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, वो रेयर होता है. तो मदर को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये हो सकता है एबॉर्शन, प्रीटर्म लेबर, स्टिल बर्थ हो सकता है. बट ये इफ सेवरिटी ज़्यादा होती है मैटरनल इन्फेक्शन की, तभी हो सकता है. ओके, इसका डायग्नोसिस करने के लिए हम नेजोफेरेंजियल स्वैब यूज़ करते हैं एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर. सी, रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करते थे पहले, बट अब ये नहीं किया जाता है बिकॉज ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, लिस्ट सेंसिटिव एंड लिस्ट इंडिकेटिव. ये उतना इंडिकेटिव भी नहीं. ओके, इसके ट्रीटमेंट में वी यूज़ न्यूरामिडेज इनहिबिटर लाइक ओसेल्टामिविर यूज़ करते हैं फॉर द प्रोफाइलैक्सिस, एंड ये ओरली देते हैं ओसेल्टामिविर. एंड जनामिविर इनहेलेशन होता है फॉर द, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा इन प्रेगनेंसी. सी, मिजिल्स एंड मम्प्स जो होते हैं ना, ये तो प्रेगनेंसी में टीरेटोजेनिक नहीं होते हैं, बट जो रुबेला होता है ना, ये टीरेटोजेनिक होता है. सो रुबेला को जर्मन मिजिल्स भी कहते हैं हम, जो कि जिसका कॉजेटिव एजेंट है आरएनए टोगा वायरस. ओके, तो आरएनए टोगा वायरस की वजह से रुबेला की इन्फेक्शन होती है. आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो. तो मैटरनल इलनेस जो होती है ना, ये जो मैकुलोपैपुलर रैसेस होते हैं, मैकुलोपैपुलर रैसेस जो फेस एंड ट्रंक पे देखने को मिलता है, ये एक मिल्ड वायरल इलनेस है. ओके, यहाँ पे एल छूट गया है, माइल्ड वायरल इलनेस है. एंड मोस्टली रुबेला इन्फेक्शन से पेशेंट को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है. अप्रॉक्स 25 to 50% पेशेंट जो होते हैं ना, वो एसिम्टोमेटिक होती है. ओके, बट प्रॉब्लम इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से बेबी को होती है. सो लेट्स सी द डायग्नोसिस ऑफ रुबेला. रुबेला की डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एलाइजा टेस्ट, एंड इसमें आईजीएम एंटीबॉडी डिटेक्ट किए जाते हैं. जो जब रुबेला का रैश अपीयर होता है ना, उसके विदिन 4 to 5 डेज, रुबेला रैश अपीयर होने के 4 to 5 डेज बाद तक ये हम एलाइजा करते हैं. सी, इसमें हम आईजीजी का पीक जो होता है ना, वो 1 to 2 वीक आफ्टर रैश तक देख सकते हैं. जो इसका आईजीजी का पीक होता है वो रैश अपीयर होने के 1 से 2 हफ्ते बाद देखा जाता है. तो ये एक टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि आईजीजी का पीक रैश अपीयर होने के 1 से 2 वीक बाद होता है. ओके, तो जब आईजीजी का पीक होता है तो हमें पता चलता है कि जो डिजीज़ है वो 1 to 2 वीक पहले हुई थी. ओके, सो आप थोड़ा फोकस करो कि यहाँ पे अगर रैश अपीयर हुआ, इसके 2 वीक के बाद अगर हम टेस्ट करते हैं, तो 2 वीक के बाद यहाँ पे आपको आईजीजी बढ़ा मिलेगा. तो यहाँ पे अगर आईजीजी बढ़ा मिलेगा, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन पहले हुई थी, 2 वीक पहले हुई थी. ओके, नाउ क्लियर. तो जब आईजीजी सर्कुलेशन में आने लगता है, तब आपको पता चलता है कि एक्यूट इन्फेक्शन अब कम हो गई है, क्योंकि इन्फेक्शन तो यहाँ पे हुआ, रैसेस अपीयर हुए, और रैसेस अपीयर होने के 2 वीक के 1 to 2 वीक के बाद में यहाँ पे आईजीजी जो है ये बढ़ा. और ये आईजीजी जब आपको पीक लेवल पे काफ़ी बढ़ा हुआ दिखेगा, इसका मतलब है कि रैश जो है वो 2 वीक पहले हुआ था, मतलब अब इन्फेक्शन कम हो गई है. ओके, तो हाई एविडिटी आईजीजी एंटीबॉडी इंडिकेट्स इन्फेक्शन वाज एटलीस्ट 2 months प्रायर टू टेस्ट. हाई एविडिटी बताता है
कि जो इन्फेक्शन था वो 2 मंथ बैक, 2 महीने पहले हुआ था। ओके, मीन्स IgM जो है ना वो 2 मंथ पहले बढ़ा था। इन्फेक्शन 2 मंथ पहले हुआ था, इसका मतलब IgM जो है वो 2 मंथ पहले बढ़ा था। सी, रूबेला इज द मोस्ट कंप्लीट टीरेटोजेन। रूबेला बहुत ही कंप्लीट टीरेटोजेन है। इट्स वर्स ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, मीन्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो फर्स्ट 12 वीक का जो टाइम होता है ना, इस टाइम में रूबेला बहुत ही वर्स होता है, क्योंकि ये बच्चे में मालफॉर्मेशन करता है। तो इफ़ रूबेला का रैश जो है ना वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, तो इसका मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 90% है। ओके, सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो है 50 to 60%, एंड एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर में, या फिर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में कहो तो ये हो जाता है 20% तक की ट्रांसमिशन रेट। ओके, सो मैं थोड़ा सा एक बार और बता दूं आप लोगों की हाई एफडीटी IgG एंटीबॉडीज। एफडीटी क्या होता है? तो एफडीटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ऑफ एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी का एक बॉन्ड होता है विद द होस्ट सेल के साथ में। दैट इज हाउ मच स्ट्रॉन्ग इज द बॉन्ड, की बॉन्ड जो है ना ये होस्ट सेल से ये कितना ज़्यादा है IgG एंटीबॉडी का। अगर लूज बॉन्ड है मीन्स लो एफडीटी है, इसका मतलब क्या है? अगर लूज बॉन्ड है तो लो एफडीटी आपको कम पता चल गया, मतलब इन्फेक्शन जस्ट थोड़ी दिन पहले हुआ था। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हाई एफडीटी है, इसका मतलब रिमोट इन्फेक्शन जो है ना वो काफ़ी पहले हो चुका था, उसके बाद में ये ठीक भी हो चुका है, इन्फेक्शन अब कम हो गई है। जो एफडीटी टेस्ट जो होता है ना, हाई एफडीटी एंटीबॉडी, ये सब क्यों करते हैं? तो इट इज़ डन टू डिफ्रेंशिएट रिसेंट पॉजिटिव IgG फ्रॉम रिमोट पॉजिटिव IgG। मीन्स अभी कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हुआ या फिर पहले जो इन्फेक्शन हुआ उसको जानने के लिए करते हैं। इफ़ IgG इज़ पॉजिटिव, अगर IgG पॉजिटिव आता है फॉर द लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से, मीन्स रिमोट पॉजिटिव अगर IgG है, देन मदर इज़ इम्यून टू रूबेला। इसका क्या मतलब है? कि मदर अब रूबेला से इम्यून, उसको इम्यूनिटी मिल चुकी है, एंड प्रॉब्लम इन द फीटस आर नॉट लाइकली टू हैपन। अब उसे प्रॉब्लम जो है फीटस को वो नहीं होगा। और अगर इफ रिसेंट पॉजिटिव IgG, अगर आपको पता चलता है कि IgG रिसेंटली पॉजिटिव हुआ है, बोथ IgG एंड IgM पॉजिटिव, तो दोनों उस टाइम में IgG IgM दोनों पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि IgG का लेवल उस टाइम में कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी रिसेंट इन्फेक्शन हुआ था तो IgG का लेवल थोड़ा सा, मतलब इन्फेक्शन से थोड़ी सी ये क्योर की तरफ जा रही है, तो थोड़ा सा आपको IgG बढ़ा मिलेगा, तो इसके साथ साथ IgM बढ़ा मिलता है। ओके, इन्फेक्शन में। सो इन दिस केस बेबी मे बी अफेक्टेड हो सकता है। तो नाउ सी कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, तो इसमें जो कार्डियक सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है आपको, पल्मोनरी स्टेनोसिस, माइक्रोसेफेली, कैटरैक्ट, माइक्रोप्थेल्मिया, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, सेंसोन्यूरल डीफनेस देखने को मिलता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, न्यूनेटल परप्यूरा, रेडियोलूसेंट बोन डिजीजेस मिलते हैं। न्यूनेट बॉर्न विद द कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, बच्चे को कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो सकता है, और मे सेड्स द वायरस फॉर मेनी मंथ थ्रीट्स टू अदर। ये क्या करता है ना कि काफ़ी दिनों तक वायरस को जो सेड की शेडिंग होती रहती है, जिसकी वजह से दूसरे को भी इन्फेक्शन लगने का डर रहता है। ओके, सी डिलेड मोर्बिडिटी एसोसिएटेड विद द कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम से डिलेड मोर्बिडिटी एसोसिएटेड होती है। नाउ सी इफ कोई मदर एक्सपोज्ड है तो उसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे कि उसे इन्फेक्शन ना हो? वो ओनली एक्सपोज हुई है, उसे अभी इन्फेक्शन नहीं लगा है, तो इमीडिएटली अगर हमें पता चलता है कि सी हैज़ बीन एक्सपोज्ड, देन वी कैन ट्राई पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो हम क्या करते हैं? पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं उसका विद इन 5 days ऑफ एक्सपोजर होने के विद इन 5 days। तो इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं, या फिर आसपास कोई रूबेला इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसे ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेने को कहते हैं, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेने को एडवाइज करते हैं फॉर एटलीस्ट 7 days। कम से कम 7 days के लिए ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है। आफ्टर अपियरेंस, मतलब जो अगर किसी पर्सन को रूबेला की रैश अपेयर हुई है ना, तो उससे उस प्रेग्नेंट लेडीज़ को एटलीस्ट 7 days तक उसको दूर रखना होता है ताकि वो एक्सपोज ना हो जाए। इफ़ एक्सपोज अगर हो गई तो हम क्या करते हैं? हम उसे इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। बट बेस्ट होता है कि एवरी नॉन प्रेग्नेंट औरत को, जो भी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको प्रेगनेंसी से पहले ही MMR वैक्सीन मिल जाए, ताकि वो प्रेगनेंसी में एक्सपोज नहीं हो पाए, उसके अंदर इम्यूनिटी पहले से बिल्डअप हो जाए।
ओके। सो रिमेंबर, इफ कोई कंसीव करने से पहले वैक्सीन लेती है ना, MMR वैक्सीन, देन उसे 1 मंथ की प्लानिंग ऑफ द प्रेगनेंसी को अवॉइड करना होता है। मीन्स अगर आज उसने वैक्सीन लिया तो अगले 1 मंथ तक उसको प्रेग्नेंट नहीं होना है, उसे 1 मंथ के बाद में कंसीव करना है। ओके। सो MMR वैक्सीन लेने के बाद 1 मंथ तक प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इट कंटेन्स लाइव एटेन्यूएटेड वायरस विच कैन कॉज डिफेक्ट इन फीटस, जो फिर से तो डिफेक्ट करेगा ना फीटस में। आपको पता है कि जो रूबेला है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टेरेटोजेनिक होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये ऑर्गेनोजेनेसिस को अफेक्ट करता है ना। सो इसलिए ये आपको प्रेगनेंसी से 1 मंथ पहले ही ले लेना चाहिए। सो नाउ सी अ लिस्ट ऑफ वैक्सीन इन प्रेगनेंसी जो कि सेफ है या फिर कंट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, तो इसको देख लेते हैं। तो मिजल्स, मम्स, रूबेला, वेरिसेला एंड BCG, ये सारे वैक्सीन जो है ना ये प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड हैं। एंड सेफ वैक्सीन में आपको आते हैं टेटनस एंड डिप्थेरिया टॉक्सॉइड, हेपेटाइटिस B वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, मेनिंजोकोकल एंड रेबीज वैक्सीन आते हैं। ओके। सी कुछ और वैक्सीन हैं जो कि स्पेशल रिकमेंडेशन में दी जाती है, एंड ये हैं जो रेगुलरली नहीं दी जाते हैं बट एक्सपोजर की लाइकलीहुड इंक्रीज करती है तब दी जा सकती है। लाइक एंथ्रेक्स वैक्सीन है, हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है, जापानीज इनकेफ्लाइटिस, पोलियो वायरस, पोलियो का जो IPV वैक्सीन होता है ना वो, येलो फीवर वैक्सीन। तो ये सारे जो है ना, अगर इफ़ कोई एंडेमिक एरिया में जा रही हो कोई प्रेग्नेंट फीमेल जिस एरिया में इसका रिस्क फैक्टर है, देन हम ये वैक्सीन स्पेशल रिकमेंडेशन में दे सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीका वायरस। सी इट्स फर्स्ट मॉस्किटो बॉर्न टेरेटोजेंस। अभी तक आपने पढ़ा कि कोई भी वायरस जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन टेरेटोजेंस होते हैं, बट मॉस्किटो बॉर्न टेरेटोजेन फर्स्ट टाइम जीका वायरस में सीन हुआ था। सो फर्स्ट मॉस्किटो बॉर्न टेरेटोजेन, सो ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू एडीज मॉस्किटो बाइट, एंड ये वायरस फ्लेविवाराइडी है। रिमेंबर, दिस वायरस में ऑल्सो हैव सेक्सुअल ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है मैटरनल इन्फेक्शन में। तो मैटरनल इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकते हैं, इसमें होते हैं रैश, फीवर, हेडेक, आर्थ्रल्जिया, कंजंक्टिवाइटिस, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओके। तो ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। एंड रेयर न्यूरोलॉजिक जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकता है आपको गुलियन बेरी सिंड्रोम या फिर न्यूरोपैथी माइलाइटिस। नाउ सी, जीका वायरस इन्फेक्शन की वजह से फीटस को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सी, फीटल इन्फेक्शन में ओवरऑल जो इन्फेक्शन का रेट है ना ये 6% ही है। ओके। जो एंड ये इसी 6% में वो भी इंक्लूडेड है जिनकी न्यूनेटल डेथ हो जाती है और बर्थ डिफेक्ट भी है। एंड इस 6% में जो बर्थ डिफेक्ट होता है ना वो इस 6% में बोल रही हूँ मैं, 5 to 15% ही होता है, जिसे कंजेनाइटल जीका वायरस सिंड्रोम कहते हैं। एंड इसमें आपको देखने को मिलता है माइक्रोसिफेली, लीजेंसिफेली क्या होता है, मीन्स ब्रेन का जो कॉर्टेक्स होता है ना, जो कॉर्टेक्स के फीचर्स होते हैं जो सल्कस एंड गायराई होते हैं ना वो स्मूथन हो जाते हैं। ठीक है, वो स्मूथन हो जाते हैं एंड कॉर्टेक्स के रफ सरफेस स्मूथन हो जाती है। तो लीजेंसिफेली वाले ब्रेन में कई सारे मेंटल डेफिसिट और मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी को वेंट्रिकुलोमेगाली हो सकता है, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन हो सकता है, ऑकुलर एबनॉर्मलिटीज हो सकती है एंड कंजेनाइटल कंट्रैक्चर्स हो सकते हैं। ओके। सो जीका वायरस के ट्रांसमिशन की वजह से ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं बेबी में। एंड जीका वायरस को ब्लड में, यूरिन में आप PCR के थ्रू इसको डायग्नोज कर सकते हैं। एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द और वैक्सीन ऑफ द जीका वायरस सो फार। तो जीका वायरस के लिए ना ही कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है अभी और ना ही कोई वैक्सीन है। ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, दैट इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड HIV। ओके।
So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.